वेलकम वेलकम वेलकम। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर शायद आप भी दंग रह जाए। तो वीडियो कंप्लीट देखना, और चैनल पर नए हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो गाइस, आज की हमारी जो वीडियो है उसका पहला टॉपिक यही है, द यक्षिणी इज हू। भैया कौन है यक्षिणी, कहाँ से आई है और इसका अस्तित्व क्या है, और धरती पर इसकी अब मौजूदगी है या फिर नहीं। तो एक बार फिर बोलूँगा यार, सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो बात करें भैया यक्षिणी की, तो असल में यक्षिणी का अस्तित्व आज तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सदियों पुरानी इस खौफनाक दास्तां का एक ही नाम रहा था, यक्षिणी। कहते हैं लोगों को संभोग करने के बाद एक अलविनन पीड़ा मिलती है, और वो पीड़ा कोई और नहीं बल्कि यक्षिणी ही प्रदान करती है। यक्षिणी लोगों के साथ संभोग करके उनको मृत्यु के द्वार तक पहुंचा देती है। अब ऐसा क्यों है? देखिए, यक्षलोक, नरकलोक, स्वर्गलोक और देवलोक, ये 4 लोक हैं, और इन्हीं में से एक लोक है यक्षलोक, जहाँ कई सारे देवी देवताएं भी निवास करते हैं। लेकिन इस यक्षलोक के अंदर कई बुरी शक्तियां भी हैं तो कई अच्छी शक्तियां भी हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे आपकी और मेरी तरह गरीब होते हैं, तो जाते हैं पूजा करते हैं यक्षिणी की, और उनको अपनी तरफ आमंत्रित करते हैं, और उनको प्रसन्न करके वो उनसे कुछ मांगते हैं। अगर यक्षिणी बुरी हुई तो फिर भैया गए काम से, और अगर यक्षिणी कुछ अच्छी आत्मा निकली फिर आपकी बल्ले बल्ले है भाई साहब। पता है क्यों? क्योंकि यक्षिणी ना अपनी शक्तियों से आपको ना भविष्य के बारे में बता सकती है कि भैया आगे क्या होने वाला है, तो आप भविष्य को पलटने की पूरी क्षमता रखते हैं। लेकिन कहते हैं जहाँ अच्छाई होती है ना, वहाँ बुराई का भी कोई ना कोई स्थान तो अवश्य ही होता है। अब यक्षिणी इंसान को सब कुछ देती है, लेकिन उसकी भी एक शर्त होती है। पता है क्या शर्त होती है? उसकी शर्त है कि वो आपसे सिर्फ एक ही चीज़ मांगेगी, और वो होगा इंसान का मांस। और अगर उसे वो समय पर नहीं मिला तो आपकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। अब आगे मैं आपको बताना चाहूँगा एक ऐसी खौफनाक दास्तां जो कि यक्षिणी के ही प्रति घटी थी। तो भैया वीडियो को लाइक कर दो, अगर नहीं किया है। वीडियो का लाइक टारगेट हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, ओनली रखेंगे 100 लाइक। तो कर दो जल्दी से फटाफट, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊं ऐसी धांसू वीडियो कि आप देखते रह जाए। ठीक है, तो आगे क्या होता है कि एक सुरेश नाम का बंदा होता है। तो वो क्या करता है कि भी जंगल को पार कर रहा होता है। जंगल में मतलब जैसे ही वो अपने पैर रखता है ना, तो सूखे पत्ते इस तरह से आवाज़ निकाल रहा है जैसे जंगल में कोई है ही नहीं। और असलियत में ऐसा ही था, जंगल में कोई था ही नहीं, है ना। जंगल में कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा था। ठंडी ठंडी डरावनी सी हवाएं उस जंगल में ऐसे गूंज रही थी मानो बारिश होने वाली है। लेकिन इसी बीच सुरेश को ऐसा लगा कि यार उसके अलावा भी कोई है जो बार बार उसके कदमों के साथ साथ अपने कदम भी पटक रहा है। सुरेश इधर उधर देखता रहा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा है, क्योंकि जंगल तो पूरा वीरान था ना, फिर कोई अंदर कैसे हो सकता है। लेकिन उसके बाद उसने एक पेड़ के ऊपर देखा, तो एक पल के खातिर वो दंग रह गया। मतलब इतनी ज़्यादा खूबसूरती उसने पहले कभी भी किसी भी लड़की औरत में नहीं देखी थी। लेकिन इस बार उसके सामने एक ऐसा खौफनाक दृश्य था जिसे देख उसकी कपकपी छूटने लगी। पेड़ पर बैठी वो महिला उल्टी लटक रही थी, लेकिन उसका चेहरा ना इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि वो बस उसी की आंखों में आंखें मिलाकर देखने लगा। कुछ पल तक यही चलता रहा, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो अचानक ही बेहोश हो गया और जमीन पर गिर गया। जब उसे होश आया तो उसे एहसास हुआ कि उसके सारे कपड़े उतरे हुए हैं, और साथ ही उसे मतलब बहुत जोर का पेट में दर्द हो रहा था। अब वो भी नहीं जान पा रहा था कि क्या हो गया। अब वो वहाँ से उठा और घर की तरफ जाने लगा, लेकिन फिर जब उसने अपने हाथों की तरफ ध्यान दिया तो उसके हाथ ना जो पेड़ की शाखाएं होती हैं उनके आर पार हो रहा था। फिर वो पीछे मुड़ा
और उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया था कि एक अकल्पनीय घटना ने जन्म लिया। उसका शव तो वहाँ था, लेकिन उसकी आत्मा निकल चुकी थी, यानी कि अब वो मर चुका था, अब कुछ था ही नहीं उसके पास। तो उसके बाद ये कहानी तो यहीं पर सीमित हो गई। लेकिन वो जंगल उस लाश के मिलने के बाद इतना ज़्यादा खौफनाक बन गया कि लोगों ने उसके अंदर कदम पटकने तक छोड़ दिए। अब यही हकीकत है या फिर नहीं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यक्षिणी से जुड़ी और भी कहानियाँ अगर आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना। सब्सक्राइब के पास जो बेल नोटिफिकेशन होता है उसको ऑन पर क्लिक करना, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। अब रही बात भैया अगली वीडियो की, तो मैंने आपको बताया था 100 लाइक कंप्लीट करवाओ और नेक्स्ट वीडियो देख लो। और हाँ, याद से हमारी पुरानी वीडियो को देख लीजिए। आगे मैं कुछ स्टोरी कंबाइन करके डाल रहा हूँ, तो उनका पूरा देखिए यार, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय आपके सपोर्ट की। मुझे बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो वीडियो विल टू वॉच एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। आप देख रहे हैं हॉन्टेड फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार के साथ पटरियों पर भाग रही थी। चारों तरफ हवा के झोंके लगातार ट्रेन से टकराकर अपने आप ही पीछे हटते जा रहे थे। लेकिन तभी मुझे ट्रेन के सामने सफेद सफेद धुआं नजर आने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस धुएं के अंदर अचानक से यह ट्रेन गायब होने वाली है। पता नहीं क्यों, मगर इस धुएं को देखते ही मेरा शरीर एकदम गर्म होने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस वक्त मैं किसी दूसरी दुनिया में दाखिल होने वाला हूँ। चारों ओर का वातावरण मानो ठंड से जकड़ सा गया था। बस बर्फ की सफेद परत ट्रेन के ऊपर की तरफ चढ़ी हुई थी। लेकिन ट्रेन इस वक्त एक गुफा के अंदर से गुजर रही थी। चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाओं का आना एकदम से बंद हो चुका था, क्योंकि अब सामने की तरफ से मुझे वह सफेद सफेद नजर आने लगा, जो शायद कुछ खतरनाक धुआं सा था। अभी ट्रेन का एकदम से ब्रेक लग गया और ब्रेक लगने की वजह से मैं ऊपर की तरफ से नीचे गिर पड़ा। मैं इस समय बोगी नंबर 11 के अंदर बैठा हुआ था और आज मैं मुंबई स्टेशन पर उतरने वाला था। रात के लगभग 11:58 हो रही थी और चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। फिर जब मैंने एक नजर अपने आप पर डाली तो मैंने देखा कि मैं उसी ट्रेन की बर्थ पर बैठा हुआ था, लेकिन इस वक्त मैं ऊपर की सीट से सीधा नीचे गिर पड़ा। और उसकी वजह थी अचानक से ट्रेन की चैन खींचना। अभी मैं अपनी पूरी दशा में इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां पर मुझे कोई भी नजर नहीं आया। जब मैं इस बोगी के अंदर दाखिल हुआ था तब मुझे इस बोगी के अंदर सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही नजर आ रहे थे और उन्होंने भी इस बोगी के अंदर बैठने से मुझे सख्त मना कर दिया था। जब मेरी नजर ट्रेन के बाहर पड़ी तो देखा कि ट्रेन इस वक्त खंडर से पड़ी कुछ ईंटों के कारोबार से गुजर रही थी, जहां चारों तरफ कच्चे मकान दिखाई पड़ रहे थे। साथ ही साथ टूटी फूटी दीवार भी नजर आ रही थी, जिससे इस बात का पता लगाया जा सकता था कि यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ा हो चुका है। लेकिन मुझे इन चीज़ों से कुछ ज़्यादा मतलब नहीं था, तो मैं ऐसे में चुपचाप ट्रेन के अंदर ही बैठा रहा। तभी मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई हवा के झोंके के साथ मेरे करीब से निकल गया, लेकिन मैं उसे देख नहीं पाया, क्योंकि वह इतनी स्पीड से मेरे करीब से गुजरा कि मैं उसे एक सेकंड भी देख नहीं पाया। और ऊपर से यह काला अंधेरा, मुझे लगा कि शायद यह मेरा कोई वहम होगा, जिस वजह से मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है। फिर मैंने इस बात को नज़रअंदाज करते हुए वापस सीट की तरफ बैठना ही बेहतर समझा। फिर मैं आकर अपनी सीट पर बैठ गया, लेकिन अब पता नहीं क्यों मुझे इस ट्रेन के अंदर एक गर्मी महसूस होने लगी। बाद में मुझे लगा कि शायद मेरे कपड़ों की वजह से मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फिर मैं कुछ देर के लिए इस गर्मी को बर्दाश्त करता रहा। अचानक मुझे धीमे धीमे किसी के खिसकने की आवाज़ सुनाई पड़ी, मानो कोई रेंगते हुए लगातार मेरी तरफ ही बढ़ रहा है।
जब मैंने अपनी सीट के नीचे देखा तो मुझे वहां पर एक सन्नाटा ही पसरा हुआ नजर आ रहा था। मैंने देखा कि इस जगह पर लाल लाल रोशनी चमक रही थी, जिस वजह से मैं उसे देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह चीज सीट के एकदम नीचे पड़ी हुई थी, जिस वजह से मैं उसे पकड़ पाने में सक्षम नहीं था। लेकिन पता नहीं क्यों वह चीज बार बार अपनी अलग अलग आकृतियां बना रही थी और इसी वजह से मैं लगातार उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। मैं अपनी बर्थ से नीचे उतरा और सीधा उस सीट के पास जाकर उसे निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरा हाथ उस चीज तक पहुंच ही नहीं पाया। मैं बार बार उसे निकालने की कोशिश कर रहा था, तभी मुझे लगा कि मेरा हाथ किसी चीज के अंदर फंस गया है, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा था क्योंकि वह एकदम अदृश्य दिखाई पड़ रहा था। मगर मैं इतनी जल्दी कहाँ हिम्मत हारने वाला था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और अपना हाथ बाहर निकाल लिया। तभी मेरे हाथ पर मुझे बड़ा अजीब सा कुछ सटा हुआ महसूस होने लगा। मैंने अपना फोन निकाला और उसकी टॉर्च की सहायता से उसे देखने की कोशिश करने लगा। जब मैंने इस बार उस सीट के नीचे देखा तो मैं एक पल के लिए हैरानी में डूब गया, क्योंकि इस बार का नजारा कुछ इस तरह से था कि मुझे वहां पर कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आ रही थी। मुझे वहां पर सिर्फ खाली जगह का दृश्य ही दिखाई दे रहा था। लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर पहले मुझे एक चमकती हुई कुछ चीज जो अंधेरे के अंदर नजर आ रही थी, वो अचानक से कहाँ गायब हो गई, इस बात का मुझे पता ही नहीं चल पाया। और फिर मैं वापस अपनी बर्थ पर जाकर लेट गया। अब मुझे नींद सताने लगी। तभी मुझे एक बार फिर रेलगाड़ी के सामने आग जलती हुई नजर आने लगी। उसके अंदर से सफेद सफेद धुआं उठता हुआ दिखाई देने लगा। लेकिन जो सबसे डरा देने वाली बात थी वह यह थी कि उस आग के अंदर काफी सारे लोग जल रहे थे, जिनका पूरा शरीर आग के अंदर से बुरी तरीके से भस्म होने लगा। उनके रोने और चिल्लाने की आवाज उस भयानक माहौल को और भी ज्यादा डरावना बनाने में सक्षम थी। और तभी मैंने देखा कि वहां पर एक चीज जो लगातार चमकने लगी। मुझे याद आया कि यह तो वही चीज थी जो नीचे वाले सीट के नीचे पड़ी हुई थी। लेकिन आखिर इस चीज का रहस्य मैं अभी तक नहीं जान पाया। अभी मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई मेरे चेहरे के ऊपर जोर जोर से झपट्टा मार रहा है, जिस वजह से मैं एकदम से चिल्ला उठा और उसके साथ ही मेरी आंख खुल गई। ट्रेन की इस बोगी के अंदर मेरे साथ कुछ अजीब सा होने लगा। पहले मुझे कुछ भयानक और डरावने सपने आ रहे थे और इस बार कुछ अलग सा महसूस होने लगा। और फिर इस धुएं का दिखना भी कोई सामान्य बात नहीं थी। उसके साथ ही साथ उस चमकती हुई चीज का छुपा हुआ रहस्य मैं अभी तक नहीं जान पाया। लेकिन मेरे मन में अभी काफी सवाल चल रहे थे। एक तो ऊपर से घना कोहरा छाया हुआ था और दूसरी तरफ अंधेरी रात में चारों तरफ रोशनी का कोई भी समाधान नहीं था। मुझे उन काले बादलों के नीचे एक बच्चा जो बोगी के पास खड़ा हुआ दिखाई देने लगा। थोड़ी थोड़ी चांद की रोशनी में उसके शरीर पर पड़ी। थोड़ी थोड़ी चांद की रोशनी उसके शरीर पर पड़ रही थी, जिस वजह से मैं उसे हल्का हल्का देख रहा था। लेकिन आसमान में अब काले बादल इस प्रकार से मंडराने लगे मानो वह किसी भी पल बरसने वाले हैं। चारों तरफ से छाया हुआ गहरा सन्नाटा जो इस डर के माहौल को और भी भयानक रूप दे रहा था। लेकिन तभी मेरी नजर खिड़की पर पड़ी। मुझे किसी चीज के टूटने की आवाज सुनाई दी, जिस वजह से मैं बोगी की खिड़की की तरफ देखने लगा, मगर मुझे वहां पर कोई भी चीज नजर नहीं आई। और फिर जब मैं वापस पलटा तो मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। इस बार मैंने देखा कि मेरे सामने एक ऐसा नजारा था जिसे देख मैं हैरानी की सीमा को लांघ चुका था, क्योंकि मैंने देखा कि मुझे वहां पर अब कोई भी नजर नहीं आया। सिर्फ 4 सेकंड पहले मुझे यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा था। मुझे यह पूरा विश्वास हो चुका था कि यह बोगी मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब जितना जल्दी हो सके मुझे इस जगह से निकल जाना चाहिए। मैं तुरंत दूसरी बोगी के दरवाजे की तरफ भागने लगा, लेकिन इस बार मेरा पैर किसी चीज में अटक गया। और जब मैंने अपने पैर की तरफ देखा तो मैंने पाया कि मेरा पैर मुझे बिल्कुल सही नजर आ रहा था,
क्योंकि मेरा पैर किसी चीज में अटका हुआ नहीं था। फिर अचानक से मेरा पैर हवा में उड़ने लगा, जिसे देखकर मैं एकदम से हैरान रह गया। और अब मुझे पूरा विश्वास हो चुका था कि इस बोगी नंबर 11 के अंदर मेरे अलावा भी कोई और ऐसी ताकत शामिल है जो मुझे परेशान कर रही है। लेकिन यह अदृश्य शक्ति मेरी आंखों के सामने नजर नहीं आ रही थी। लेकिन इस वक्त यह बात तय हो चुकी थी कि इस जगह से मेरे लिए रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन यह मेरा पैर लगातार हवा में उठता ही जा रहा था, जिस वजह से मुझे डर और घबराहट का सामना करना पड़ा। मगर मैंने हिम्मत दिखाई और किसी तरह अपना पैर छुड़वाया। इस बार मैं अपना पैर छुड़वाने में सफल रहा, लेकिन तभी मैंने देखा कि दूसरी बोगी के दरवाजे के पास किसी आदमी की परछाई खड़ी हुई नजर आ रही थी। चांद की मंद मंद रोशनी के अंदर मुझे इस शख्स की परछाई तो नजर आ रही थी, लेकिन इसका धड़ मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था। अचानक से बिजली कड़कड़ाने की आवाज मेरे कानों में पड़ी, जिस वजह से मेरी आंखें एक पल के लिए बंद हो गई। फिर जब दोबारा मैंने अपनी आंखें खोली तो इस बार मैंने देखा कि मेरे पीछे की तरफ मुझे कोई खड़ा हुआ महसूस हो रहा था। और जब मैं पीछे मुड़ा तो मेरा पूरा शरीर कपकपाने लगा, क्योंकि जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि पीछे की तरफ मुझे एक औरत खड़ी हुई नजर आ रही थी और उसके पास एक बच्चा भी दिखाई दे रहा था। लेकिन सबसे डरा देने वाली और खौफनाक बात तो यह थी, उस औरत की आंख की जगह दो लाल लाल कलर के बड़ी बड़ी कठपुतलियां दिखाई दे रही थी और उनके अंदर से सफेद सफेद धुआं निकल रहा था। और उस बच्चे के हाथ में एक बैग था और उसी बैग की वजह से तेज गति की चमक निकल रही थी। सच में यह नजारा किसी भी इंसान को डरा देने के लिए काफी था। मैं भी पूरा अंदर तक खिल चुका था। मेरे पास यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता बचा था, वह यह था कि मुझे किसी भी तरह से ट्रेन के दरवाजे से नीचे कूदकर अपनी जान बचानी थी। या तो मुझे अपनी हड्डियां तोड़वानी थी या फिर अपनी जान। खैर, मैंने तय किया कि मैं इस ट्रेन के दरवाजे से नीचे कूद जाऊंगा और फिर सही मौका मिलते ही मैं अचानक उस बोगी के दरवाजे से नीचे कूद गया और अपनी जान बचाने में सफल रहा। गिरने की वजह से चोट तो लगा, लेकिन मैं किसी तरह बाल बाल बच गया। वहां के कुछ कर्मचारियों ने मुझे संभाला और घटना की जिक्र होने के बाद उन्होंने मुझे इसके पीछे का रहस्य बताया। उन्होंने बताया कि ट्रेन की बोगी 11 के अंदर एक अलग ही प्रकार का रहस्य छुपा हुआ है। काफी सालों पहले रेलगाड़ी बोगी नंबर 11 अचानक से गायब हो गई थी, जिसे लोग आज तक ढूंढ नहीं पाए। उसके साथ साथ उसके अंदर से जो यात्री बैठे हुए थे उनका भी आज तक कोई पता नहीं चल पाया। और अब उस रेलगाड़ी के अंदर एक नई बोगी जिसका नंबर 11 रख दिया है, वही उस ट्रेन के साथ साथ सफर करती है। लेकिन लोगों का मानना है कि जो भी उस बोगी के अंदर सफर करता है वह अपने सफर से पहले ही मारा जाता है। लेकिन आज भी मेरे मन में यह बात खटकती है कि आखिर वह चमकती हुई चीज क्या थी और उस सफेद सफेद धुएं का राज क्या था, जिसे मैं आज तक पहचान नहीं पाया। लेकिन अब जो भी हुआ हो, उस दिन मैं अपनी जान बचाने में सफल रहा। बाद में मैंने इस तरह से कभी भी रात में अपना सफर तय नहीं किया और उस दिन अपनी जान बचाकर निकल गया। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मैं आपका दोस्त जल्द ही मिलूंगा ऐसे ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। आप देख रहे हैं हॉन्टेड फाइल्स। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी YouTube चैनल के बारे में बताना चाहूँगा जिस पर सिर्फ और सिर्फ सच्ची कहानियाँ आती हैं और वह भी लोग अपनी जुबानी सुना सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानियाँ खुद की ज़बानी किसी YouTube चैनल पर अपलोड हो, तो आप जाकर इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप देख रहे हैं डार्क नाइट। दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसी घटना जिसे लोग सच्ची घटना का दर्जा भी देते हैं।
तो आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मुझे भूत प्रेत से जुड़ी चीज़ों में बचपन से ही काफ़ी दिलचस्पी थी। भूतिया जगह, भूतिया किस्से या भूतिया खेलों से मुझे बचपन से ही बहुत लगाव था और यह सब चीज़ें मेरी रुचि से तब से शुरू हुई थी जब बचपन में एक दिन मैं बगीचे में गया था। मेरे सामने एक बड़ा सा काला सा साया गुजरने लगा। वह काफी धुंधला था पर नजर ना आए ऐसा नहीं था। वह बिल्कुल मेरे सामने से किसी इंसान की तरह चलते हुए गुजर गया और उस दिनों के बाद भूत में मेरी रुचि शुरू हो गई। ऐसा ही मैंने भूत प्रेत से जुड़ी हुई तथ्यों की अलग सी किताब भी बना रखी है और दुनिया में कौन से कल्चर, कैसे भूत होते हैं और किन प्रकार के होते हैं, यह सब भी मैंने उस किताब में ही लिखा था। इस चीज की जानकारी मैं भूतिया खेलों के बारे में जाना। थोड़ा इस समय और जानने के बाद मुझे पैरानॉर्मल गेम्स के बारे में पता चला जिनसे हम भूतों से संपर्क कर सकते हैं या भूतों को बुला सकते हैं। भले ही वह सारी भूतिया गेम्स सुनने में नकली लग रहे थे, जैसे किसी इंसान की कल्पना से बनाए गए हो, पर उसमें से एक गेम था जिसने मेरा ध्यान आकर्षित किया। वह गेम था दूसरी दुनिया का दरवाजा। वो गेम बहुत ही प्रचलित था। मैंने पहले भी इस गेम के बारे में सुना था पर कभी इसे खेल नहीं पाया, क्योंकि इस गेम को खेलने के लिए आपको एक 10 मंजिला बिल्डिंग चाहिए जिसमें लिफ्ट भी हो। फिर उस लिफ्ट में जाकर 5, 2, 4, 10 और 6 के क्रम को आपके बटन दबानी होती हैं। फिर जब वो लिफ्ट क्रम के कारण 6वीं फ्लोर पर पहुंच जाएगा तब लिफ्ट अपने आप खुल जाएगा। तब लिफ्ट के अंदर एक अजीब सी औरत आएगी जिसके कारण लिफ्ट हल्का सा हिलने लगेगा और वो औरत लिफ्ट के अंदर खड़ी हो जाएगी। आपको उस औरत से कुछ नहीं कहना है और फिर बटन 1 को दबाना है। फिर इसके बाद लिफ्ट पहली फ्लोर पर पहुंच जाने के बाद 10वीं फ्लोर पर जाएगा। 10वीं फ्लोर पर जाते ही लिफ्ट फिर से अपने आप खुल जाएगा, जिसके बाद आपको लिफ्ट के बाहर जाना है। आपके लिफ्ट के बाहर जाते ही वो औरत आपसे कुछ सवाल पूछेगी जिनका आपको जवाब नहीं देना है, वरना वो औरत आप पे हमला कर देगी। उस औरत को बिना जवाब दिए आपको आगे बढ़ जाना है, जिसके बाद जिस फ्लोर पर आप पहुंचेंगे और जिस बिल्डिंग में आप रहेंगे वह दूसरी दुनिया में आ चुकी है और आप भी उसके साथ अब दूसरी दुनिया में आ चुके होंगे। इस गेम को मैं बहुत टाइम से खेलना चाहता था पर मैं बिल्डिंग में नहीं रहता था और जहाँ पर मैंने इसे खेलने की कोशिश की वहाँ पर कोई ना कोई लिफ्ट में आ जाता और मेरा प्लान चौपट हो जाता। एक बार तो इसी के कारण मैं वॉचमैन से मार खाते हुए भी बचा, क्योंकि मैंने बहुत सारी लिफ्ट के बटन एक साथ ही दबा दिए। ऐसे ही एक दिन जब मैं अपने दोस्त के घर किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में गया हुआ था, तभी आते वक्त पता नहीं मेरे दिमाग में कहां से आइडिया आया कि मैंने अभी लिफ्ट खाली देखने का विचार अपनाया, तो मुझे एक बार फिर इसे करके देखना चाहिए। यही सोचते हुए मैंने आग दिखाना था और नंबर को उसी क्रम में दबाने लगा। मैंने लिफ्ट के बटनों को गेम के अनुसार दबा दिए और क्रम में दबाने लगा, जिससे लिफ्ट 5वें फ्लोर पर जाकर रुक गई। गेम के अनुसार अब लिफ्ट में कोई औरत आने वाली थी। मैंने कुछ समय तक इंतजार किया और लिफ्ट से बाहर देखने के लिए निकला कि कोई आता भी है या नहीं। मैं फिर लिफ्ट के अंदर आ गया क्योंकि मुझे दोनों तरफ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ पर मैंने मान लिया कि एक गेम तो नकली है, पर जल्द ही यह बात झूठी होने वाली थी। लिफ्ट का दरवाजा फिर से अपने आप ही बंद हो रहा था कि तभी लगभग पूरी तरह बंद होने से पहले लिफ्ट रुक गई। लिफ्ट का दरवाजा अब पीछे की तरफ से खुलने लग गया। मुझे इसका कारण नहीं समझ आ रहा था। मैं वहीं अंदर खड़ा होकर लिफ्ट को देख रहा था कि तभी मुझे सामने की ओर से एक औरत चलती हुई दिखाई पड़ रही थी। वह लिफ्ट की तरफ ही आ रही थी। उस फ्लोर पर उसके पैरों के आने की आवाज़ गूंज रही थी। यह देखकर मैं बहुत डर गया क्योंकि सब कुछ गेम के अनुसार ही हो रहा था। मैंने लिफ्ट के कुछ बटन दबाने की कोशिश की जिससे लिफ्ट बंद हो जाए,
पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। मैं उस समय पसीने से पूरा लिपट चुका था। वह औरत सीधे लिफ्ट के अंदर आई और लिफ्ट की दीवार की तरह अपना चेहरा करके खड़ी हो गई। मैंने तब अपनी सांसों को भी रोक दिया। मैंने जल्दी से गेम सब कुछ छोड़ा और लिफ्ट का पहला बटन दबाने के बजाय 7वां बटन दबा दिया। पर शायद मुझे यह नहीं करना चाहिए था। लिफ्ट एकाएक ऊपर जाने के बजाय अब नीचे आ रही थी। वो औरत अचानक से रोने लगी। उसकी आवाज़ आज तक मेरे कानों में गूंज रही है। वो औरत रोते रोते नीचे बैठ गई। अचानक से तभी उसकी रोने की आवाज़ रुक गई। वो औरत अब अपनी जगह पर खड़ी हो गई। लिफ्ट नीचे जाकर तीसरे फ्लोर पर आते ही लिफ्ट का दरवाज़ा फिर से खुला। मुझे उस औरत की गर्म सांसें अपने गले पर महसूस हो रही थी। मैं अपने डर की चरम सीमा पर था। वह औरत लिफ्ट से बाहर निकल गई। उसके लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद मैंने जल्दी से अपना 7वां फ्लोर वाला बटन दबाया और मैं अपने दोस्तों के घर जाने का विचार किया। लिफ्ट का बटन काम ही नहीं कर रहा था। लिफ्ट का दरवाज़ा आधी बार बंद होता तो कभी आधी बार आधा खुल जाता। वह औरत अभी भी लिफ्ट के बाहर ही खड़ी थी और अपना चेहरा दूसरी तरफ करके किसी चीज़ को घूर रही थी। लिफ्ट पूरी तरह से बंद नहीं हो रहा था। मुझे हल्का सा एहसास हुआ शायद वह औरत बाहर खड़ी हंस रही है। मैंने अपनी हिम्मत को समेटा और लिफ्ट से बाहर निकला। मैं बाहर आकर देखता हूँ तो वह औरत काफ़ी दूर जा चुकी थी। वह लगभग फ्लोर के दूसरे कोने पर चली गई। मैंने सोचा कि सीढ़ियों से चला जाए। जैसे ही मैं लिफ्ट की तरफ घूमता तभी मेरे सामने वो औरत खड़ी रहती है। उस औरत का चेहरा किसी डरावनी चुड़ैल जैसा था। उसकी आंखें बहुत ही अजीब लग रही थी और एक शैतानी से हंसी उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। यह इतनी जल्दी से मैंने देखा कि मानो कुछ क्षणों के लिए मेरी सांसें रुक गई। अगले ही पल मैं वहाँ से बेहोश हो गया। फिर जब 2 घंटे के बाद मुझे होश आया तब तक सब कुछ सामान्य हो गया। मुझे मेरे दोस्त और कुछ लोग लिफ्ट में बेहोश पाया। शायद इसलिए उन्होंने मुझे वहाँ से उठाया। शायद यह इसलिए हुआ हो क्योंकि मैंने गेम के सही क्रम के अनुसार पहले फ्लोर का बटन नहीं दबाया था। जो भी हो, उस दिन के बाद मैं कभी बिल्डिंग में गलती से नहीं गया और लिफ्ट तो मानो मैंने इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया। आप देख रहे हैं डार्क नाइट। दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एक दिन मुझे सरकारी बस के चालक के एक इंटरव्यू के लिए राजस्थान के छोटे से जिले कोटा में बुलाया गया था। मैं वहां से निकल पड़ा। वह अड्डा काफी ज्यादा दूरी में फैला हुआ था जिसमें काम भी काफी ज्यादा फायदे में था। जब मैं वहां इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा तो मुझसे कुछ अजीब सवाल पूछे गए। दरअसल उन्होंने मुझे एक सबसे पहला और बहुत ही अजीब सवाल पूछा। दरअसल उनका सवाल था, क्या आप इंसान का खून करते हुए देख सकते हो? आपके पास ज्यादा गुस्सा तो नहीं? और इन्हीं सवालों का मुझे काफी ईमानदारी के साथ जवाब देना था क्योंकि हो सकता है कि ऐसी कोई मुश्किल मेरी जिंदगी के सामने एक ड्राइविंग में खड़ी हो जाए। मैंने उन्हें अपनी पूरी ईमानदारी के साथ जवाब भी दे दिया। फिर उन्होंने मुझे बस के काम पर रखा। लेकिन मुझे हैरानी तो इस बात की हो रही थी कि उन्होंने मुझसे ना ही बस के बारे में कोई सवाल पूछा और ना ही बस ड्राइविंग के बारे में कुछ बताया गया। फिर यह इंटरव्यू कैसा था, मैं यही सोचते हुए ऑफिस से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद मैं अपने दोस्त संदीप के पास पहुंचा और उसे पूरी बात बताई। संदीप भी मेरी बातों से काफी हैरान था क्योंकि उन्होंने मुझसे एक यह भी सवाल पूछा था कि क्या आप भूत प्रेत या जिन जैसी चीजों पर विश्वास करते हैं, और उनका जवाब मैंने हाँ में दिया था। लेकिन मुझे एक खबर मिली। दरअसल वहां के एक चौकीदार ने मुझे बताया कि इस बस पर जो भी काम करता है वह अपनी जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहता। मैं उस चौकीदार की बातें सुनकर हैरान था। फिर मुझे पता चला कि वह बस ड्राइविंग मुझे सवारियों को नहीं करनी है,
दरअसल वहीं पर पाए जाने वाले कुछ सामान की डिलीवरी करनी थी जो यहाँ से लगभग 61 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यह बात सुनकर मैं इस काम को करने के लिए और भी ज़्यादा उतावला हो गया, क्योंकि मैं भी यही चाहता था कि मुझे कोई मशक्क़त ना करनी पड़े। लेकिन अभी भी मेरे मन में यही सवाल चल रहे थे कि आखिर एक बस ड्राइविंग के काम में मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछे गए, कहीं इसमें कोई खतरा तो नहीं है। लेकिन बाद में मैंने इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर मुझे पता चला कि मुझे कल से ही बस को ड्राइविंग हेतु तैयार करना होगा। फिर क्या था, मैं सुबह 8 बजे पहुंच गया उस ऑफिस के पास जहां पर मुझे लाल कलर की एक बहुत ही ज़बरदस्त बस खड़ी हुई नजर आई। देखने में वह बस काफ़ी ज़्यादा नई लग रही थी, जिस वजह से मैं सीधा उस बस को देखने के लिए उसके अंदर दाखिल हुआ। चारों तरफ उस बस के अंदर लाइट लगी हुई थी। फिर मुझे पता चला कि NH-54 का रास्ता तय करना है, जिस पर लगातार 8 घंटे का सफ़र तय करना होगा। उसी सफ़र के अंदर मुझे होटल के अंदर भी कहीं रुक जाना है। लेकिन बाद में एक ऐसा रास्ता आएगा जो लगातार 32 किलोमीटर का होगा, लेकिन उस रास्ते के बारे में काफ़ी सारी काल्पनिक बातें बताई गई हैं, यानी कि भूत प्रेत आदि इन चीज़ों के बारे में। खैर, यह बात सुनकर मुझे भी थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन वहाँ की रकम बहुत ही अच्छी थी, जिस वजह से मुझे यह काम तो करना ही होगा और ऊपर से घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने वह काम जल्दी से स्टार्ट कर दिया। शाम के करीब 6 बजे मैं अपनी बस लेकर निकल पड़ा। उस वक्त मेरे पास पैसों की कमी चल रही थी। फिर उस बस के अंदर क्या सामान लोड किया गया और आखिर बस में ही सामान को क्यों लोड किया गया, इस बात को मैं भी अच्छे से नहीं जान पाया। लेकिन जैसा कि मुझे बताया गया था कि मुझे बस की कुछ छानबीन नहीं करनी है, और मैंने वही किया। बस के बारे में जानना मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा, लेकिन जब मैंने एक बार बस के पीछे की तरफ मारी तो मैंने देखा कि उस बस के अंदर कट्टे रखे गए थे जिनके अंदर सामान लोड किया गया था। फिर जैसे मुझे बताया गया था, मैंने अपनी बस को ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया। रास्ता काफी लंबा होने ही वाला था और उसके साथ साथ अब अंधेरा भी छाने लगा। अभी मैं सफर करते हुए काफी दूर आ चुका था, जिस वजह से मुझे भूख लगने लगी। लेकिन मैं उस दायरे के अंदर था जहां मुझे ना रुकने के लिए कहा गया था। दरअसल मुझे 32 किलोमीटर के रास्ते में बिल्कुल भी रुकना नहीं था, जिस वजह से मैंने अपनी बस को तेज रफ्तार से भगाना शुरू कर दिया। वहां से थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मुझे एक लाइट से भरा हुआ घर नजर आने लगा, जिसके चारों ओर लाइट लगी हुई थी। ऐसे नज़ारे को देखकर मैं एक पल के लिए थोड़ा खुश हुआ। दरअसल वहां पर एक बहुत ही अच्छी होटल चल रही थी और ऊपर से भूख ने मेरे पेट में भगदड़ मचा रखी थी, जिस वजह से मेरा तो बहुत ही मन हो रहा था कि मैं अभी जाकर थोड़ा खाना खा लूं। लेकिन इस रास्ते पर रुकना भी मना किया गया था, जिस वजह से मैं नीचे नहीं उतर सका। अभी मैं बस को ड्राइव कर ही रहा था कि अचानक से मुझे कोई बस के आगे भागता हुआ नजर आया, जो इतनी स्पीड में भाग रहा था कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब वह मेरी आंखों से ओझल हो गया। वो क्या चीज़ थी मैं यह तो नहीं जान पाया, लेकिन बाद में मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। फिर मैं गाने गुनगुनाते हुए अभी बस को ड्राइव करता रहा, लेकिन अचानक से बस के अंदर हलचल होने लगी। दरअसल ऐसा लग रहा था मानो कोई बार बार बस के अंदर कूद रहा हो। और फिर जब मैं पीछे पलटा तो मुझे वहां पर कोई भी शख्स नजर नहीं आया। लेकिन ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि बस के अंदर काफी सारा सामान रखा हुआ था, तो वह इधर से उधर गिरने की आवाज भी हो सकती थी। फिर मैं बस को ड्राइव करने लगा, लेकिन फिर मुझे बस के साथ साथ कोई भागता हुआ दिखाई देने लगा, और इस बार मेरी निगाहें उस पर पड़ी तो मानो मेरी रगों में दौड़ता हुआ खून एकदम से जम गया। दरअसल मैंने देखा कि मेरी बस के साथ साथ एक सरकटा हुआ आदमी भाग रहा था, जिसे देखकर मेरी रूह कांप उठी।
मैं तो सच में डर के मारे पागल सा हो रहा था। मैंने बस की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा दिया, लेकिन वह और भी तेज गति से भागने लगी। सच में वह नज़ारा बेहद डरावना था, जिसे देखने के बाद हर किसी इंसान की रूह कांप उठे। लेकिन मैं अभी भी हिम्मत दिखाते हुए बस को ड्राइव करता रहा। मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था, क्योंकि बस से नीचे उतरना भी मेरे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता था, क्योंकि मैं अब इस खतरनाक हाईवे का माहौल देख चुका था और मैं यह समझ चुका था कि मैंने इस जगह पर आकर बड़ी भूल कर दी। अब मेरे पास जल्दी से जल्दी निकलने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। लेकिन मुझे बस के आगे वाले कांच में जो चीज़ नज़र आने लगी, उसे देखकर मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर होने लगा, जो कि दरअसल मैंने देखा कि बस के अंदर बहुत सारे यात्री बैठे हुए थे और उनके अंदर डरा देने वाली बात तो यह थी कि किसी का हाथ नहीं था, तो किसी का मुंह एकदम सड़ा हुआ था, तो किसी का धड़ पीछे की तरफ घुमा हुआ था। लेकिन आखिर वो भूतहा यात्री कैसे इस बस में दाखिल हुए, मुझे तो पता ही नहीं चला। फिर जब मैं पीछे मुड़ा तो मुझे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन अब मुझे अंदर ही अंदर बहुत ही भयानक डर सताने लगा। मैंने उस बस के अंदर एक ऐसा माहौल देख लिया जिसे मैं कभी देखना नहीं चाहता था, लेकिन अभी भी मैं हिम्मत जुटाते हुए बस को ड्राइव कर रहा था, क्योंकि यह रास्ता लगभग 8 किलोमीटर का बचा हुआ था। सिर्फ 8 किलोमीटर का रास्ता ही तो पार करना था। अब 8 किलोमीटर के रास्ते में मेरे साथ क्या होने वाला था मैं नहीं जानता। तभी मैंने देखा कि ट्रक के सामने से अचानक से कोई गुजरा, जिस वजह से वह एक जोरदार टक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा। उसके गिरने की आवाज मेरे कानों में भी साफ साफ सुनाई देने लगी। मुझे लगा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन यह बात मैं अच्छी तरीके से जानता था कि यह सड़क भूत प्रेत का अड्डा है, तो यहाँ पर ऐसी हरकतों का होना एक सामान्य सी बात है। मगर वह कोई इंसान हुआ तो उसकी मौत निश्चित होगी। लेकिन इस वक्त मुझे मेरी जिंदगी का सिर्फ रास्ता दिखाई दे रहा था, जिस वजह से मैंने ट्रक को एक पल के लिए रोकना भी ठीक नहीं समझा। सच बताऊं तो उस वक्त मेरे हाथ और पैर जम चुके थे, मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन मैं अभी भी भगवान का नाम लेते हुए ड्राइव कर रहा था। तभी मेरे कंधे पर किसी ने अपना ठंडा ठंडा हाथ रखा। वह हाथ इतना ठंडा था कि मुझे उस ठंड के माहौल में अपने दांत आपस में टकराते हुए नजर आए। मैं धीरे धीरे पीछे की तरफ देखने लगा तो मैंने देखा कि वह सर कटा हुआ आदमी मेरे बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। इतना देखते ही मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था, जिस वजह से मुझे ड्राइव करने में भी बहुत ही मुश्किल हो रही थी। लेकिन मैं किसी भी तरह हिम्मत दिखाते हुए ड्राइव करने की पूरी कोशिश कर रहा था। शायद अब वह 8 किलोमीटर का रास्ता पार हो चुका था। मुझे सामने की तरफ एक चाय वाला नजर आने लगा। मैंने ज्यादा नहीं सोचा और बस को एक जोरदार ब्रेक लगाया और तुरंत बस से नीचे उतर गया। फिर मैं उस चाय वाले के पास पहुंच गया और उसे मेरे साथ हुई पूरी घटना का विवरण बताया। तब जाकर मुझे पता चला कि कुछ साल पहले यही बस, जो कि पुरानी थी, यहाँ से एक पुल से नीचे गिर गई और उसमें पूरी गलती ड्राइवर की थी। इसके अंदर जो सामान रखा जाता था वह नशे का सामान होता था, जो यह लोग पुलिस आदि लोगों से परमिशन लेने के बाद एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते थे। इतना सुनने के बाद मैंने उस काम को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना ही बेहतर समझा, क्योंकि एक तो ड्रग्स का सामान था और दूसरी तरफ भूत प्रेत का साया। अब इस काम को करना मेरे तो बस की बात नहीं थी और फिर मैंने उसी दिन के बाद हमेशा हमेशा के लिए इस काम को अलविदा कह दिया और आज मेरी जिंदगी एक सामान्य जिंदगी बन चुकी है। लेकिन अब भी खौफ मेरे दिल में बरकरार है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त रवि कुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।
स्वागत है आपका डार्क नाइट की नई कहानी में। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह घटना है साल 2015 की, जब मैं एक ट्रक ड्राइवर था। दरअसल मैं अपनी खराब किस्मत की वजह से ट्रक ड्राइविंग के काम के अंदर फंस चुका था, क्योंकि उस वक्त मैं किसी नौकरी की तलाश में था। मुझे कोई नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन एक करीबी दोस्त ने मुझे अपने ट्रक ड्राइविंग के काम पर रख लिया। मुझे भी ट्रक ड्राइविंग अच्छी तरीके से आती थी और ऊपर से मुझे नौकरी के काफ़ी ज़्यादा तलाश थी। मैं इस काम को करने के लिए तुरंत राजी हो गया। एक दिन जब मुझे मेरे खलासी का फ़ोन आया तो उसने मुझे बताया कि आज हमें अर्जेंट डिलीवरी के लिए निकलना होगा, और वह भी रात के समय। हालांकि इससे पहले मैंने रात में डिलीवरी की थी, लेकिन आज का माहौल थोड़ा अलग था, क्योंकि सर्दी के माहौल के साथ साथ कोहरा भी छाया हुआ था, जिस वजह से ट्रक की रोशनी सड़क की कुछ दूरी पर ही दिखाई पड़ती। लेकिन मजबूरी होने की वजह से मुझे तो ट्रक ड्राइविंग करना ही था। फिर मैं अपनी ट्रक लेकर खलासी के पास पहुंच गया। जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि वह दुकान से बाहर पूरा सामान रखने के बाद मेरा ही इंतजार कर रहा था। शायद मैं सही समय पर उसके पास पहुंच गया। फिर हमने ट्रक के अंदर सारे सामान को लोड किया और फिर ट्रक लेकर वहां से निकलने लगे। लेकिन तभी मुझे मेरे दोस्त का कॉल आया। उसने बताया कि आज का रास्ता थोड़ा खराब है, क्योंकि हम जिस रास्ते से जाने वाले थे वह था NH54, जिसे वहाँ के लोगों के द्वारा भूतों का अड्डा भी माना जाता है। अरे क्या पागल, क्या बात कर रहा है? तुझे भूत प्रेत पर विश्वास कैसे हो सकता है? तेरे तो साइंस है। हम दोनों एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़े हुए थे और उसकी सब्जेक्ट साइंस थी, और फिर भी वह भूत प्रेत में विश्वास करता था। सच में मुझे तो हैरानी हो रही थी कि आखिर आज के युवाओं को भूत प्रेत पर विश्वास हो सकता है। फिर बाद में मैंने उसकी इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ट्रक ड्राइव करने लगा। रात काफ़ी हो चुकी थी, चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। एक गहरे सन्नाटे ने अपना रूप धारण कर रखा था। ऊपर से धुंध ने अपना डेरा जमा लिया, जिस वजह से ट्रक की हेडलाइट सिर्फ कुछ ही दूरी पर दिखाई पड़ रही थी। लेकिन मैं अभी भी किसी तरह ट्रक को धीमी गति से ड्राइव कर रहा था। अब हम लोग उस रास्ते पर पहुंच चुके थे जहां पर लोगों के द्वारा भूत प्रेत का अड्डा माना जाता है। लेकिन हमें तो कुछ ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। चारों तरफ सिर्फ एक खामोशी जरूर पसरी हुई थी और सन्नाटा भी दिखाई दे रहा था। तभी उस धुंध के माहौल में कोई आदमी अचानक से ट्रक के सामने खड़ा दिखाई देने लगा। ट्रक की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा थी, जिस वजह से मैं ट्रक को सही समय पर ब्रेक लगाने में कामयाब नहीं हुआ और ट्रक शायद उस आदमी के ऊपर से निकाल दी और फिर जल्दी से नीचे उतरा। मेरे साथ साथ मेरा खलासी भी। हम दोनों इधर उधर देखने लगे, लेकिन अभी भी कोई नज़र नहीं आया। लेकिन मैंने उस आदमी को साफ साफ देखा था, क्योंकि वह आदमी मेरे ट्रक के बिल्कुल सामने आ चुका था। लेकिन अब मुझे अपने सामने कोई भी दिखाई नहीं दिया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी मैं यही सोचते सोचते इधर उधर घूमने लगा, लेकिन अभी भी वहाँ चारों तरफ केवल और केवल भयानक सन्नाटे के अलावा कोई भी नज़र नहीं आया। फिर मेरे खलासी ने मुझे ट्रक में बैठने का इशारा किया। उसका इशारा पाते ही मैं सीधा जाकर ट्रक में बैठ गया, और ट्रक में बैठने के बाद उसने मुझे बताया कि यह रोड लोगों के द्वारा प्रेत बाधित मानी जाती है। मैं यह सुनकर एक पल को हैरान था, क्योंकि सभी लोग इस जगह के बारे में भूत प्रेत की बातें करते हैं, लेकिन मैं एक सबसे अलग था, जो इन चीज़ों पर विश्वास करने पर बिल्कुल भी कायम नहीं था। बाद में मैंने ट्रक को स्टार्ट किया और वहाँ से निकलने लगा, लेकिन अभी भी चारों तरफ बर्फ़ की छोटी सी परत जम चुकी थी, यानी कि ठंड का माहौल कुछ ज़्यादा ही बना हुआ था, जिस वजह से मेरे दांत आपस में टकरा रहे थे। मेरा खलासी भी ठंड के मारे जम सा चुका था। लेकिन हम दोनों को यह डिलीवरी तो करनी ही थी, क्योंकि इसके अंदर कुछ ज़रूरतमंद सामान था। लेकिन इस वक्त मेरे पास
ट्रक ड्राइव करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अब धीरे धीरे धुंध बढ़ती जा रही थी। मैंने इसके बारे में अपनी खलासी से बात की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि हमें अभी भी ट्रक को ड्राइव ही करना था। फिर हम लोगों ने किसी ढाबे को ढूंढना शुरू कर दिया। ठंड कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी, जिस वजह से मैंने अब ट्रक की स्पीड को 30 से 40 के बीच ही रखा। इस वजह से हमें थोड़ी सर्दी कम लगने लगी। लेकिन तभी मेरी नज़र ट्रक के सामने पड़ने वाली हेडलाइट की रोशनी में पड़ी, जहां पर मैंने देखा कि ट्रक के सामने एक परछाई दिखाई दे रही थी। वह परछाई लगातार अपने रूप को बड़ा बना रही थी, मगर वह परछाई नहीं तो आगे बढ़ रही थी और ना ही कोई हलचल कर रही थी। सच में यह एक हैरानी की बात थी। लेकिन बाद में मैंने यह बात अपनी खलासी को बताई तो वह एक पल के लिए डर गया। मैंने ट्रक को एक जगह पर ब्रेक लगाया। फिर जब मैंने हेडलाइट की रोशनी में देखा तो हमें वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। लेकिन कुछ देर पहले मुझे कोई परछाई दिखाई दे रही थी। वह अचानक से कैसे गायब हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। हम दोनों काफी हैरान थे और तभी हमें हमारे सामान के अंदर कुछ हलचल महसूस होने लगी, जिस वजह से मैंने अपने खलासी को नीचे उतरकर देखने को कहा। वह तुरंत ट्रक से नीचे उतर गया और ट्रक के पीछे का दरवाजा खोलकर सामान को चेक करने लगा। लेकिन तभी वह बहुत ही जोर का भागता हुआ सीधा ट्रक के अंदर घुस गया। मुझे उसकी यह हरकत समझ में नहीं आई। वह पूरा पसीने से तरबतर हो चुका था। उसके चेहरे से साफ साफ मालूम हो रहा था कि वह काफी ज्यादा डर और खौफ के माहौल में डूब चुका है। और फिर उसने अपना हाथ पीछे की तरफ दिखाते हुए कहा। वो पीछे की तरफ एक भयानक आदमी खड़ा है, जिसके चेहरे के अंदर से धुआं निकल रहा है। मैं उसकी यह बात सुनकर एकदम गुस्से से ट्रक से नीचे उतरा और ट्रक के पीछे जाकर चेक करने लगा। मैंने देखा कि वहां पर सब कुछ एकदम सामान्य लग रहा था। फिर मैं वापस आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मुझे मेरे खलासी पर गुस्सा तो बहुत जोर का आ रहा था, क्योंकि उसकी वजह से मुझे इतनी जोर की ठंड के माहौल में नीचे उतरकर देखना पड़ा। लेकिन अभी भी उसके पूरे शरीर से पसीने छूट रहे थे, मगर मुझे अभी तक उसके इतने डरे हुए का कोई कारण पता नहीं चला। मैंने उसे हाथ लगाते हुए पूछा, अरे क्या हुआ तुम्हें? मगर उसका पूरा शरीर डर के मारे बेहाल हो चुका था, जिस वजह से वह मुझसे बातचीत भी नहीं कर पा रहा था। तभी मैंने देखा कि बाहर की तरफ से एक इतनी तेज गति की गाड़ी गुजरी, जो हमें अपनी आंखों के सामने से सिर्फ एक पल में गुजरती हुई दिखाई दी। लेकिन उस गाड़ी ने एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट कर दिया। दरअसल सड़क के बीचों बीच सफेद कपड़ों में लिपटा एक आदमी अचानक से उस गाड़ी की चपेट में आ गया, जिस वजह से वह आदमी काफी ज्यादा उछलकर नीचे गिर पड़ा, क्योंकि उस वक्त वह हमारे ट्रक से लगभग 40 फुट की दूरी पर था, जिस वजह से मुझे कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगा। इस बार मैं अपने खलासी के साथ ट्रक से नीचे उतरा, यह देखने के लिए कि आखिर वह कौन था। लेकिन मेरा खलासी अभी भी ट्रक से नीचे उतरने में डर रहा था। मैंने उसे किसी तरह समझा बुझा कर ट्रक से नीचे उतारा और हम दोनों इधर उधर घूमने लगे, ताकि हम देख सके कि आखिर इतना बड़ा एक्सीडेंट किसके साथ हुआ है। अभी हम यह देख ही रहे थे कि अचानक से एक कार, जो कि इतनी स्पीड में थी कि वह हमारे करीब से निकल गई। हम बाल बाल बच गए। ऐसा लग रहा था मानो आज हमारी मौत एक पल के लिए छू कर निकली है। मेरा खलासी जल्दी से भागता हुआ ट्रक में बैठ गया और धीरे धीरे मुझे भी समझ में आने लगा कि जरूर यहाँ पर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। दरअसल यह गाड़ी सिर्फ एक बार यहाँ से नहीं गुजरी, बल्कि 2 बार गुजर चुकी थी। लेकिन अब मेरे पास यहाँ से निकलने के अलावा कोई और चारा नहीं था। मैं तुरंत ट्रक में बैठ गया और इस बार ट्रक को भगाने की कोशिश करने लगा। इस बार मेरी ट्रक बहुत ही तेज स्पीड में उस हाईवे के ऊपर से गुजरने लगी। लेकिन तभी मैंने देखा कि मेरे ट्रक के साथ साथ कुछ हवा में उड़ रहा था। तो इस बार मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर होने लगा, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार खौफनाक दिल दहला देने वाला ऐसा भयानक नज़ारा देखा था।
दरअसल मैंने देखा कि जो चीज़ लगातार मेरे ट्रक के साथ साथ हवा में उड़ रही थी, उसके हाथ पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। उसके साथ ही मैंने देखा कि जिस प्रकार से मेरे खलासी ने बताया था कि उस आदमी की आंखों के अंदर दो बहुत ही बड़े गहरे गहरे गड्ढे नजर आ रहे थे, उसी प्रकार उस आदमी की आंखों के अंदर मुझे दो काले काले भयानक गड्ढे नजर आ रहे थे, जिनके अंदर से सफ़ेद सफ़ेद धुआं बाहर निकल रहा था। मुझे यह समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि यह कोई और नहीं बल्कि किसी ऊपरी शक्ति का साया है, जो लगातार हमारे ऊपर भयानक ताकत बनकर मंडरा रही है। जब मुझे कोई और चारा नजर नहीं आया तो मैंने तुरंत अपने दोस्त को फ़ोन लगाया और उसे पूरी बात बताई। उसने बताया कि वहाँ पर बहुत पहले एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट के अंदर वह आदमी पूरी तरीके से निर्दोष साबित हुआ, मगर उसके बावजूद जिसने उसका एक्सीडेंट किया था उसे कोई दंड नहीं मिला, जिसकी वजह से उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई और आज भी वह अपना बदला पूरा करने की कोशिश करता है। उसका सिर्फ एक ही बचाव है, उस हाईवे से गुजरते वक्त गाड़ी की हेडलाइट को ऑफ रखना चाहिए, जिस कारण वह किसी भी शख्स को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करता। फिर मैंने वही किया, तुरंत ट्रक की रफ्तार को धीमा किया और हेडलाइट ऑफ करके चुपचाप निकल गया। जैसे ही मैंने उस रास्ते को पार किया तब जाकर मुझे एक राहत की सांस मिली। खैर उस दिन मैं और मेरा खलासी हम उस आदमी से बचकर निकल गए और आज भी मैं भूत प्रेत आदि चीज़ों पर काफ़ी विश्वास करने लगा हूँ। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो डार्क नाइट जल्द ही मिलेगा एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।